आपको इस वक्त के 5 सबसे बड़े अपडेट्स इस घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं। पहला अपडेट यह है कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर शेख हसीना और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की मुलाकात हुई है और आज इसी एयरफोर्स स्टेशन पर शाम को 5 बजे शेख हसीना का विमान ढाका से दिल्ली पहुंचा था। दूसरी जानकारी आपके लिए यह है कि शेख हसीना को ढाका से दिल्ली लाने में भारत सरकार ने सबसे अहम रोल निभाया है। आज दोपहर 12 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें शेख हसीना को ढाका से दिल्ली लाने की योजना बनाई गई। इसके अलावा शेख हसीना जिस विमान से दिल्ली आई वो विमान बांग्लादेश की सेना का है और ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली से शेख हसीना अब लंदन जा सकती हैं। ये वो मिलिट्री विमान है जिससे शेख हसीना ढाका से दिल्ली पहुंची है। तीसरी खबर यह है कि बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और यह सरकार सेना बनाएगी वहां की, और अब 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश की कमान बांग्लादेश की सेना के हाथों में होगी। चौथी खबर यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और इस समय भी प्रधानमंत्री आवास में हंगामा चल रहा है। और पांचवी खबर यह कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, उन्हें इस घटना से जुड़े तमाम अपडेट्स दे दिए हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आज लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि बांग्लादेश के मामले में हो क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है और सरकार का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या स्टैंड है। और इस समय भी भारत में एक उच्च स्तरीय बैठक इस पूरे मामले पर चल रही है। बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट दुनिया के लिए एक सरप्राइज है, बहुत ही अप्रत्याशित है। आप लोग भी सब हैरान हो गए होंगे जब आपने अचानक से यह देखा कि बांग्लादेश में इतना बड़ा तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना जो 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वहां के लोगों ने और वहां की सेना ने 15 मिनट में शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर आज शाम को दिल्ली पहुंची है। लेकिन बड़ी बात क्या है, शेख हसीना को इसकी जानकारी पिछले 1 हफ्ते से हो गई थी। इसके अलावा शेख हसीना ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ने से पहले बांग्लादेश की सेना के सामने अपनी 3 मांगें रखी, लेकिन ये तीनों ही मांगें सेना ने खारिज कर दी। शेख हसीना दिल्ली रवाना होने से पहले अपना एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, जिसे वो चाहती थी कि वो बांग्लादेश के रेडियो और टीवी पर प्रसारित होना चाहिए, लेकिन वहां की सेना ने इसकी इजाजत नहीं दी। शेख हसीना यह भी चाहती थी कि नई सरकार के गठन में उनकी भूमिका होनी चाहिए, उनके लोगों को रखा जाए और वो एक भूमिका उसमें निभाएं, लेकिन सेना ने इससे भी इनकार कर दिया। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना ढाका से अपने साथ जो 30 से ज्यादा बड़े बैग्स लेकर आई हैं, उनमें रखे सामान की भी वहां की सेना ने चेकिंग की, यह जानने के लिए कि इन बैग्स में शेख हसीना आखिर क्या लेकर जा रही हैं। जबकि शेख हसीना चाहती थी कि इसमें सेना का कोई दखल ना हो और उन्हें अपने पूरे सामान और सम्मान के साथ ढाका से दिल्ली जाने की इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन सेना ने यह भी नहीं किया। तो अब आप सोचिए, इस समय शेख हसीना जो बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली नेता थी पिछले हफ्ते तक, जिन्होंने जबरदस्त बहुमत के साथ अब से 7 महीने पहले चुनाव जीता, उस नेता की आज यह हालत हो गई कि वो बांग्लादेश की सेना के सामने अपनी कुछ शर्तें रखने की कोशिश कर रही है, नेगोशिएट कर रही है, लेकिन सेना ने उनकी एक भी मांग नहीं मानी। सिर्फ इतना माना कि आप चुपचाप बांग्लादेश से चली जाइए, हम आपको जाने के लिए एक रास्ता दे देते हैं। एक प्लेन उन्हें दे दिया गया और कह दिया गया कि अब यहां से चली जाइए और दोबारा मत लौटिएगा। वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था, आप याद कीजिए, और तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी उसी समय अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे, तब उनके विमान में 4 गाड़ियां और कुल 1400 करोड़ रुपए का सोना और कैश रखा गया था। 4 गाड़ियां भरकर आई थीं, जिनमें सोना था और पैसा था। और यही डर आज बांग्लादेश की सेना को भी था कि कहीं शेख हसीना अपने इन 30 बड़े बड़े बैग्स में इसी तरह का सोना या इसी तरह का कैश
या कुछ कीमती सामान लेकर ना चली जाएं अपने साथ, इसलिए आज उनके बैग्स की जांच की गई। इससे भी बड़ी बात यह कि इस तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की सेना ने ढाका में सड़कों पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारियों को न सिर्फ हिंसा करने की खुली छूट दे दी, बल्कि उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे भी खोल दिए। और इसके बाद इन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर क्या किया, अब आप तस्वीरों में देखिए। और ये लोग वहां चिकन पार्टी कर रहे थे, अपना खाने पीने का सामान चिकन वहां अपने साथ लेकर गए थे और प्रधानमंत्री आवास में रखे कीमती सामान को लूटकर ये अपने साथ ले जा रहे थे। जरा तस्वीरें देखिए। एक जमाने में प्रधानमंत्री आवास जो सबसे शक्तिशाली जगह हुआ करती थी, कैसे बांग्लादेश की जनता आज वहां पर घुस गई। प्रधानमंत्री के घर पर जनता घुस गई और जिसके हाथ जो लगा लूट कर ले गई। इससे पहले ऐसी ही तस्वीरें आप श्रीलंका में देख चुके हैं। श्रीलंका में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ऐसी ही तस्वीरें आप अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। तो जब जब सत्ता बदलती है और जनता सड़कों पर निकलती है, तब यही होता है। और जब जनता विद्रोह करती है तो चुनाव में जीती गई सीटें धरी की धरी रह जाती हैं। जिस समय प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के घर में घुसकर चिकन खा रहे थे, अंडे खा रहे थे, उसी समय ढाका में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के राष्ट्रीय मुख्यालय में भी ऐसे ही तोड़फोड़ और आगजनी हो रही थी। और लोग ये कह रहे थे कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया और अब वो यानी बांग्लादेश की जनता शेख हसीना को कभी माफ नहीं करेगी। आज ढाका में लाखों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बांग्लादेश के गृह मंत्री के घर को भी आग लगा दी और बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की विशाल प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया। और इन तस्वीरों की अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि क्या शेख हसीना का विरोध करने के लिए उनके दिवंगत पिता मुजीबुर रहमान का ऐसा अपमान करना सही है, जिनके कारण आज पूर्वी पाकिस्तान से यह देश बांग्लादेश बना था, उन्हीं की वजह से बना था और आज उनकी प्रतिमा को लोगों ने तोड़ दिया। आपने नोट किया होगा, जब भी किसी देश में विद्रोह होता है और एक नई शुरुआत होती है, जब जनता विद्रोह करने के लिए सड़कों पर उतरती है, तो वो अपने ही देश के बड़े बड़े नेताओं की प्रतिमाओं को इसी तरह तोड़ती है। ऐसा हमने और भी बहुत सारे देशों में देखा है। और इसका मतलब यह है कि मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है, यह असल में बांग्लादेश में चल रही अब तक की व्यवस्था का प्रतीक है और वहां की जो जनता है वो अब इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहती है और एक नई व्यवस्था पैदा करना चाहती है, जिसमें मुजीबुर रहमान या उनके परिवार का कोई भी सदस्य या उनकी बेटी शेख हसीना का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीके से वहां की जनता रीसेट बटन दबा रही है, जहां से वो अब एक नई शुरुआत करेंगे। शेख हसीना वर्ष 2009 से यानी पिछले 15 वर्षों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन वहां की सेना ने सिर्फ 15 मिनट में उनके देश से उन्हें बेदखल कर दिया। और यह तख्ता पलट भी ऐसे समय में हुआ जब इसी साल जनवरी के महीने में शेख हसीना ने आम चुनाव में प्रचंड बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाई थी और 5वीं बार वो प्रधानमंत्री बनी थी। शेख हसीना की आवामी लीग ने इस बार के चुनाव में विपक्षी दलों का दमन करते हुए 300 में से 222 सीटें जीती थी और उनकी सरकार को लोकतांत्रिक रूप से कम कोई खतरा नहीं था। इतना जबरदस्त बहुमत उनके पास था और खुद शेख हसीना ने कहा था कि वर्ष 2029 में भी वो 6ठी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी और जिस तरीके से वो अपनी व्यवस्था चला रही थी वो बन भी जाती। लेकिन उससे पहले ही उन्हें उनकी ही सेना ने बांग्लादेश से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। सेना और जनता दोनों मिल गए। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमन ने यह ऐलान किया है कि अब वो 18 सदस्यों की एक इंटरिम सरकार बनाएंगे और अब से बांग्लादेश में सेना ही सरकार चलाएगी। शेख हसीना को बांग्लादेश की सबसे सफल और मजबूत प्रधानमंत्री माना जाता था, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 5 बार आम चुनाव जीते। इसके अलावा उनके कार्यकाल में बांग्लादेश दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ और पाकिस्तान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
हाल ही में बांग्लादेश ने जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया था और बांग्लादेश में लोगों की सालाना आय में सबसे तेजी से वृद्धि हो रही थी और वहां बेरोजगारी दर सिर्फ 3% थी। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के करोड़ों लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या सीख सकती है पूरी दुनिया? इससे यह पता चलता है कि जब तक यह आर्थिक विकास आम लोगों तक नहीं पहुंचता तब तक इसके कोई मायने नहीं होते। अर्थव्यवस्था कितनी भी बढ़ती रहे, कितने भी फैंसी शानदार दिखने वाले नंबर्स हम लोगों को बताते रहें और दुनिया के पटल पर अर्थव्यवस्था के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में हम कुछ भी बात कहते रहें कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा इतना हो गया है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़कर इतनी हो गई है, लेकिन जब तक आम जनता के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता तब तक जनता इन नंबर से, इन आंकड़ों से प्रभावित नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है, शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, वहां सबसे ज्यादा विकास हुआ है और पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि जिस तरीके से बांग्लादेश आर्थिक विकास कर रहा है, जिस तरीके से वहां की अर्थव्यवस्था चल रही है, वो काबिले तारीफ है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात कि इतना विकास करने के बावजूद, चुनाव जीतने के बावजूद, अर्थव्यवस्था को इतना शक्तिशाली करने के बावजूद शेख हसीना को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। यहां दो और बातें बड़ी नोट करने वाली हैं और सीखने वाली हैं। पहली बात यह कि बांग्लादेश में आंदोलन करने वाले भी मुसलमान हैं। जिस सरकार के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे उसमें भी सभी मुसलमान थे और प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद भी मुसलमान है और सेना प्रमुख भी मुसलमान है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में इतना बड़ा विद्रोह हुआ जिससे यह पता चलता है कि किसी देश में अगर एक धर्म की आबादी ही सबसे ज्यादा होती है, अगर एक धर्म के लोगों का ही पूरा छत्र छाया होती है, तब भी वहां की समस्याएं खत्म नहीं होती। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस देश में सिर्फ एक धर्म की आबादी होती है वहां संघर्ष नहीं होता, उन्हें आज बांग्लादेश का यह हाल देखना चाहिए। मुसलमान मुसलमान के खिलाफ है। बांग्लादेश में 91% मुसलमान है और 8% हिंदू है, जबकि भारत के विभाजन के बाद इस क्षेत्र में उस समय 76% मुसलमान और 23% हिंदू रहा करते थे। 23%। लेकिन आज बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 91% होने के बावजूद वहां इतना विद्रोह और खून खराबा हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे जब बांग्लादेश बना था तब वहां की जो आबादी की संरचना थी वो ऐसी थी जैसी आज भारत में है। भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है और बाकी के जो धर्म के लोग हैं उनकी आबादी लगभग 20% है। यही बांग्लादेश में उस समय हुआ था जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तब बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी थी, लेकिन हिंदू अब घटते 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 अब 8% से भी कम रह गए हैं और मुसलमान 91% हो गए। और जब मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, जब बांग्लादेश बना था, मैं आपको बताता हूं कि उस समय बांग्लादेश की जो संरचना थी वो पूरी की पूरी बिल्कुल अलग तरीके की थी। दूसरा, जिस बांग्लादेश में इस विद्रोह के कारण 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जो बांग्लादेश पिछले 2 महीनों से दंगों की आग में जल रहा है, उसे हाल ही में आए वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 63वें स्थान पर रखा गया था। तो सोचिए, बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, यानी वो देश जिन देशों में सबसे ज्यादा शांति है, उन देशों में बांग्लादेश का स्थान था 63वें नंबर पर। और हमारे देश भारत का स्थान क्या था? 116वां स्थान था भारत का। ध्यान से सुनिए कि जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स है उसमें बांग्लादेश भारत से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बांग्लादेश 63वें नंबर पर है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में और हमारा देश 116वें स्थान पर है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। और हमसे ऊपर जितने भी देश हैं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, अगर आप देखेंगे हर जगह लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। इससे एक तो आपको यह पता चलेगा कि जो एजेंसीज इस तरह के इंडेक्स और इस तरह के आंकड़े जारी करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, वो कितनी गलत होती हैं और उन्हें उन देशों के बारे में असल में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन पूरी दुनिया में, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो या कैसा भी देश हो क्या रहा है, एक बार जरा आप नजर डालिए। इस तरह की तस्वीरें जो आज आपने बांग्लादेश में देखी, ये तस्वीरें आप अफगानिस्तान में पहले देख चुके हैं, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के अंदर तालिबान के ये सारे लोग घुस गए थे और इन्होंने वहां तोड़फोड़ मचाई थी।
और उस वक्त जितना भी खाने पीने का सामान था सारा ले लिया था। अमेरिका की संसद में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे, उस समय जनता और प्रदर्शनकारी कैसे घुस गए थे वो आप जरा अपनी स्क्रीन पर यहां देख लीजिए। इसके बाद श्रीलंका की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुछ ही समय पहले श्रीलंका में भी यही हुआ था और वहां भी राष्ट्रपति के निवास में प्रदर्शनकारी इसी तरह से घुस गए थे। उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ की थी और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाता हूं। देखिए सामने, आपके सामने ये बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों का क्या हाल है, जरा आप देखते जाइए। अभी आप श्रीलंका की तस्वीरें देखिए, ये श्रीलंका की तस्वीरें हैं, 2022 की तस्वीरें हैं, जब वहां की जनता श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुस आई थी और उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। और पाकिस्तान की तस्वीरें भी अक्सर आप देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। वहां पर भी जनता, आपको याद होगा कुछ समय पहले 2023 में जब इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने कितनी तोड़फोड़ की थी, आपको याद होगा। ये सारे वो देश हैं जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत से ऊपर हैं, जिन्हें भारत से कहीं ज्यादा शांति प्रिय देश माना गया है। और वहां पर क्या हो रहा है, जनता कैसे राष्ट्रपति भवन में घुस रही है, कैसे प्रधानमंत्री आवास में घुस रही है, तोड़फोड़ हो रहा है, खुलेआम विद्रोह हो रहा है। चुनाव के नतीजों की किसी को कोई पड़ी नहीं है, ना कोई चुनाव के नतीजों का वहां पर सम्मान करता है। आप देख लीजिए पूरी दुनिया में इस समय क्या हो रहा है और हमारा भारत आज इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद कितना शांति प्रिय और कितना बेहतर लोकतंत्र दिखता है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस समय सबसे स्थायी लोकतांत्रिक देश अगर कोई है, जहां पर सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी है, वो भारत देश है। भारत में आप इस तरह की तस्वीरों की कल्पना नहीं कर सकते। अब वापस लौटते हैं बांग्लादेश पर। देखिए बांग्लादेश के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तब वहां की आबादी वैसी ही थी जैसी आज भारत की आबादी की संरचना है। वहां पर 76% मुसलमान थे और 23% हिंदू थे। बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज भारत की जनसंख्या है। लेकिन अब वहां पर उल्टा हो गया है। अब मुसलमानों की संख्या 76% से 91% हो गई है और हिंदुओं की जो आबादी है वो 23% से सिर्फ 8% से भी नीचे चली गई है। बांग्लादेश के पिछले 53 वर्षों के इतिहास में यह छठा मौका है जब वहां की सेना ने तख्ता पलट करके किसी सरकार को इस तरह से बर्खास्त किया है। पहला तख्ता पलट वर्ष 1975 में ही हो गया था, जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति थे। जिस नेता ने इस देश का निर्माण करवाया, जिस नेता ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए क्रांति लाने में लगाई, विद्रोह करने में लगाई, इस देश का निर्माण किया, इस देश ने 4 साल के अंदर उसी नेता को उखाड़कर फेंक दिया था। उस समय भी सरकार और सेना के बीच काफी मतभेद थे, जिसके बाद 15 अगस्त 1975 की रात को सेना की कई टुकड़ियों ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सभी लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिनमें उनके 10 वर्ष के सबसे छोटे बेटे भी थे। हालांकि इस हमले में उनकी बड़ी बेटी शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना किसी तरीके से बच गई थी, क्योंकि वो उस समय वहां मौजूद ही नहीं थी। ये दोनों बहनें उस समय जर्मनी में थीं, जर्मनी से ये दिल्ली आ गई थी और इस प्रकार इनकी जान बच गई और इसीलिए शेख हसीना आगे चलकर वहां की प्रधानमंत्री बन पाई। पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद उस समय शेख हसीना अपने परिवार के साथ जर्मनी से दिल्ली ही आई थी और आज भी जब तख्ता पलट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ढाका से दिल्ली आने का ही फैसला किया। इसलिए उनके जीवन में दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का जो महत्व है उनके जीवन में कितना बड़ा है। एक और संयोग यह है कि आज से 49 वर्ष पहले बांग्लादेश की सेना ने अगस्त के महीने में ही शेख मुजीबुर रहमान को अपने रास्ते से हटाया था, वो भी अगस्त का ही महीना था। और अब भी 49 वर्षों के बाद इसी अगस्त के महीने में सेना ने उनकी बेटी शेख हसीना को सरकार से हटाकर तख्ता पलट किया। सिर्फ फर्क इतना है कि शेख हसीना की जान उन्होंने बख्श दी और शेख हसीना को इतना एक रास्ता दे दिया कि वो अपनी जान बचाकर किसी तरह सुरक्षित इस देश को छोड़कर चली जाए। इस तख्ता पलट से यह भी पता चलता है कि जब बांग्लादेश की सेना ने
सत्ता के लिए बांग्लादेश का गठन करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को नहीं छोड़ा तो वो इस सत्ता के लिए आज शेख हसीना के साथ कैसे कोई समझौता कर सकती थी। और यही कारण है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया, या कह लीजिए कि उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसी तरह के संघर्ष में उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक जमाने में खो दिया था।